यूट्यूब चैनल सेवी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में फॉरेन एक्सचेंज का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट करेंगे सॉरी। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ क्रॉस रेट क्या होता है, बिड ऑफर रेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज एंड पर माइल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वैल्यू डेट क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और आर्बिट्रेज क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज में वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट्स क्या होते हैं। तो इस प्रकार हम जो है क्रॉस रेट, बिड ऑफर रेट, परसेंटेज एंड पर माइल, वैल्यू डेट एंड आर्बिट्रेज इन फॉरेन एक्सचेंज, फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट, इसके बारे में हम चर्चा इसमें करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉस रेट की बात करेंगे। क्रॉस रेट होता क्या है? क्रॉस रेट व्हेन वी डील इन ए मार्केट वेयर रेट्स फॉर ए पर्टिकुलर करेंसी पेयर आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर यूएसडी का रेट डायरेक्ट आईएनआर में दे रखा है तो वो डायरेक्ट रेट होता है। अगर वो यूएसडी का आईएनआर के साथ नहीं जीबीपी के साथ दे रखा है तो वो इनडायरेक्ट कोड होता है। मान लो होम करेंसी से अगर डायरेक्ट रेट नहीं है तो उसको इनडायरेक्ट रेट बोलते हैं। तो कैसे हम अगर क्रॉस रेट की क्या बात करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अगर क्रॉस रेट दिए हो? व्हेन वी डील इन ए मार्केट वेयर रेट्स फॉर ए पर्टिकुलर करेंसी पेयर आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल, मतलब डायरेक्ट ना हो, होम करेंसी से आपके रेट जो है डायरेक्ट ना हो, तो द प्राइस फॉर सेट करेंसी पेयर इज देन ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेट मैकेनिज्म। तो हम उसको क्रॉस रेट में के द्वारा जो है रेट होम करेंसी के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे तो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ क्रॉस रेट के लिए। अलग से एक कैलकुलेशन जो वीडियो होगा क्रॉस रेट का वो मैं अलग से अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप बेसिक देख लीजिए, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उससे आपको ज़्यादा आइडिया समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो आगे इसमें मैं बढ़ूँगा कि अगर हम एग्जांपल की बात करें क्रॉस रेट, पहले मैंने बता दिया कि क्रॉस रेट जो है डायरेक्टली अगर आपको नहीं दिया गया रेट, मान लो आपने होम करेंसी में अपनी इंडियन करेंसी के साथ डॉलर का रेट पता करना है, परंतु वो डॉलर यूएसडी का आपको जीबीपी के साथ दे रखा है, और आपने यूएसडी आईएनआर देखना है, और एक रेट आपको दिया हुआ है जीबीपी वर्सेस आईएनआर। तो आप इसको जो डायरेक्ट कोट, मान लो आपने यूएसडी और आईएनआर का लेना है, तो ये डायरेक्ट नहीं है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करें। इसी को क्रॉस रेट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्जाम्पल के साथ में तो बताऊंगा आपको। वी नीड टू कोट जीबीपी अगेंस्ट आईएनआर। हमें जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के जो ग्रेट ब्रिटेन जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के आईएनआर के अगेंस्ट जो है उसका रेट पता करना है। तो बट इन इंडिया यूजुअली जीबीपी इज नॉट कोटेड डायरेक्टली, पर इंडिया में जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है डायरेक्टली कोट नहीं होता है। तो एज वी सच नीड टू टेक रेट्स फॉर यूएसडी एनआर एंड जीबीपी यूएसडी टू कंप्लीट जीबीपी एनआर रेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी आईएनआर का रेट दोनों लेने पड़ेंगे, और उससे कैलकुलेट करके जो है हमें जीबीपी आईएनआर मिलेगा। इसी को क्रॉस रेट मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम देखेंगे कैसे कैसे होगा। मान लो एग्जांपल के साथ हम लेके चलते हैं कि एक यूएसडी आईएनआर का रेट जो है 48 रुपये 10 पैसे और 48 रुपये 11 पैसे दिया हुआ है। तो एक जीबीपी यूएसडी का रेट जो है 1 रुपये 60 पैसे और 1 रुपये 10 पैसे। अभी हमें क्या क्या जानना है, तो इसमें हमें जीबीपी का आईएनआर के पाउंड का रेट जो है रुपये के साथ देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, कहीं नहीं है, यूएसडी का रुपये के साथ दे रखा है, पाउंड का डॉलर के साथ दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस बोथ द गिवन रेट्स विच वुड गिव अस जीबीपी आईएनआर रेट एज। तो हमें क्या करेंगे, आइए मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ। जैसे हम क्लासेस में भी जो है बचपन में पढ़ते थे कि यूएसडी आईएनआर, ठीक है, क्रॉस जीबीपी यूएसडी, तो ये क्रॉस हो जाएगा ना आपस में, तो क्या बचेगा, जीबीपी आईएनआर। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 48 रुपये 11 पैसे है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 रुपये 60.10 से, तो ये क्रॉस रेट हो गया। तो इस प्रकार हम जो है इसका यूएसडी आईएनआर से जीबीपी यूएसडी दो रेट अलग अलग दिए हैं, डायरेक्ट कोड नहीं है, इनडायरेक्ट कोड दिया हुआ है। तो हम जीबीपी आईएनआर मतलब पाउंड का रुपये से रेट पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं अलग से एक क्रॉस रेट की वीडियो जो है डालूंगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या पता करा कि व्हेन वी डील इन ए मार्केट, जब हमें
किसी मार्केट में डील करना है, एक्सचेंज रेट में डील करना है, तो हमें अगर पेयर डायरेक्टली ना दिया हो, कोई भी रेट डायरेक्टली ना दिया हो, तो हम जो है प्राइस सेट करेंसी पेयर इज देन ऑब्टेन, मतलब हम अलग अलग दो करेंसी को लेके, जैसे अगर हमें पाउंड के साथ रुपी का रेट पता करना है, तो हमें क्योंकि डायरेक्ट पाउंड का INR के साथ रेट नहीं दिए होते इंडिया में, तो हम क्या करेंगे, USD INR का रेट लेंगे और पाउंड और USD का रेट लेंगे। पाउंड और USD का रेट लेंगे तो दोनों को कैलकुलेट, मैंने बताया कि कैसे करेंगे, तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे जैसे हम करते थे USD INR, जैसे इसका है USD INR मल्टीप्लाई GBP USD, तो ये क्रॉस कट हो जाता है। ठीक है, अब क्या बचेगा, और ये 48.10 मल्टीप्लाई अब 1.60, तो ये बाय रेट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आपका सेल रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। बाद में मैं क्रॉस रेट के ऊपर जो है एक अलग से वीडियो मैंने डाली हुई है, प्लीज़ उसको देखिए आप, तभी आपका ये जो है क्रॉस रेट का फंडा क्लियर होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट क्या होते हैं। फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट क्या होते हैं? द फिक्स एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियल रेट सेट बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी फॉर वन और मोर करेंसीज, इट इज़ यूजली पैक्ड टू वन और मोर करेंसीज। मतलब क्या है, फिक्स रेट वो होते हैं, जैसे RBI है अपना, एक किसी करेंसी पे फिक्स एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियल रेट सेट बाय मॉनेटरी अथॉरिटी फॉर वन और मोर करेंसी। मतलब क्या है कि कई बार जैसे मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे आप इंडिया में RBI है तो वो फिक्स कर देती है कि पाउंड के ऊपर जो है या कोई भी करेंसी जो है उस पर फिक्स एक्सचेंज रेट है। मान लो क्या है, जैसे RBI बोलता है कि अगर आपको USD चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर USD चाहिए तो आपको 100 मान लो एक USD का रेट 50 रुपये चल रहा है। ठीक है, अगर एक USD का रेट 50 रुपये चल रहा है तो फिक्स के केस में वो बोलेगा कि एक USD आपको 50 रुपये 10 पैसे में मिलेगा बैंक से, 10% जो है उसका फिक्स एक्सचेंज रेट हो जाएगा। एक्सचेंज रेट अगर मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो फिक्स कर दे तो उसको फिक्स एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो ये यूजुअली जो है पैक्ड टू वन और मोर करेंसी, एक करेंसी से ज़्यादा भी हो सकता है, एक पे भी RBI लगा सकता है कि एक पे बोल दे। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। पर अगर इसके विपरीत देखें हम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड। अब मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल लूँगा। एक तो कह दिया कि एक USD जो है 50 रुपये में चल रहा है तो बैंक अपना 10 पैसे कमीशन लेगा। ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट हो गया। एक कहते हैं कि इसके रेट जो है USD का 50 रुपये तो है, बट ये डिमांड एंड सप्लाई, अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो 51 में मिलेगा, 52 में मिलेगा। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, मान लो मार्केट में सेलर ज़्यादा हैं, तो आपको ये कम दाम पे मिलेगा। मान लो अभी 50 रुपये चल रहा है, 49 में भी मिल सकता है, 48 में भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई पे जो है फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज रेट जो है, फ्लोट मतलब चेंज होता रहता है, बढ़ता भी है घटता भी है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि फिक्स क्या है। फिक्स कर दिया जाता है कि आपको 50 रुपये में मिलेगा, प्लस जो कमीशन या मार्जिन जो प्रीमियम चार्ज होगा वो उस पर मिलेगा। फ्लोटिंग में क्या है, मार्केट के हवाले छोड़ दिया जाता है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट कम होगा, अगर डिमांड होगी तो रेट ज़्यादा होगा। तो ये पर्टिकुलर करेंसी होता है। तो मैंने बता दिया फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। सिंस 1978 द वर्ल्ड इकोनॉमिक हैव अडोप्टेड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। 1973 में जो है वर्ल्ड लगभग सभी वर्ल्ड इकोनॉमिक जो डेवलप हो चुकी थी उन्होंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को सिस्टम को ले लिया। पर इंडिया में जो है 1993 में ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है लागू हुआ। ठीक है, इंडिया में 1993 में, वर्ल्ड में 1973 में। अब उसके बाद जानेंगे हम बिड ऑफर रेट क्या होते हैं। बिड ऑफर रेट मतलब बिड मैंने बाय रेट, द बाइंग रेट इज़ बिड रेट। मान लो कोई रेट दिया हुआ USD का, यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, USD INR का कोटा दे रखा है, बाय रेट 48 रुपये 10 पैसे रुपये, इसको बिड रेट बोलते हैं। बिड रेट मतलब जिस पे कोई लेने को तैयार है, कोई अगर बेचना चाहता है तो इस पर बेस्ट बायर जो है खड़ा हुआ है कि मेरे को 48 रुपये 10 पैसे में एक USD दे दीजिए, मैं आपको 48 रुपये 10 पैसे दूंगा। तो ये रुपीज़ के साथ हो गया। अगर सेलिंग रेट की बात करूँ तो ऑफर रेट होता है। ऑफर रेट मतलब आपको जो है बाय करना है अगर USD मार्केट से, तो आपको 48 रुपये 11 पैसे में जो है मिल रहा है, उसको ऑफर रेट भी बोलते हैं, सेलिंग रेट भी बोलते हैं, बिड रेट बोलते हैं, बाइंग रेट बोलते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, मैं आपको डीप बाय डीप इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आने वाले
लेक्चर्स में केस स्टडी, जो पेपर में केस स्टडी वगैरह पूछी जाती है, तो ये उसमें डीपली पूछा जाता है, उसमें बहुत डीपली जो है IABF पूछता है कि क्या बाय रेट है, क्या ऑफर रेट है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिड रेट ऑफर रेट, तो ये सब कुछ पूछता है। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। बाइंग रेट को ही हम बिड रेट बोल देते हैं, सेलिंग रेट को ही हम ऑफर रेट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर इस तरह से रेट दिया हो तो इसको लिखते हैं 48 रुपये 10 पैसे, ये बाय रेट या बिड रेट होता है। ठीक है, इस 48 रुपये 11 पैसे अगर लिखेंगे तो ऑफर रेट या सेल रेट इसको बोलते हैं। तो दोनों में समानता क्या है कि बाइंग रेट को ही हम बिड रेट बोलते हैं, सेलिंग रेट को ही हम ऑफर रेट बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज और पर माइल क्या होता है। ये परसेंटेज है प्रोपोर्शन पर 100, मतलब 100 में से कितना हिस्सा। मान लो मैं बोलता हूँ कि 6%। 6% का क्या मतलब होगा, 100 में से 6, मतलब 6 आउट ऑफ 100। तो 6 आउट ऑफ 100 को बोलते हैं 6%। अगर मैं बोलूँ कि 10% क्या होता है, 10% क्या होता है, मतलब 100 का 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा कितना होगा, 10। तो अगर परसेंटेज की बात करेगा तो पर 100 मान लो 11% गएगा तो 11वां हिस्सा 100 का। पर माइल की बात करेगा तो पर 1000, मतलब कहता है 10 पर माइल, 10 पर माइल, तो 1000 का 10वां हिस्सा। ठीक है, 10th 10वां हिस्सा इसको बोलेंगे। ठीक है, अगर पर माइल की बात करेगा मान लो कहेगा 20 पर माइल। ठीक है, 20 पर माइल की बात करेगा तो 20वां हिस्सा 1000 का। ठीक है, अगर पर माइल की बात, सीधी सी बात है, अगर पर माइल की बात करेगा तो 1000वां हिस्सा, अगर परसेंट की बात करेगा तो 100वां हिस्सा। ऐसे लिखा है 1% इज 1 पार्ट इन एवरी 100 पार्ट्स ₹1। जैसे 100 रुपये में अगर कहेगा वो 100 रुपीज़ दिए हुए हैं, उसमें 5% कहेगा तो इसके 5 रुपये होंगे, मतलब 100 रुपये का 5 रुपये। अगर वो पर 1000, वाइल नियर माइल्स मीन्स पर 1000 पर मील इज 1 पार्ट इज एवरी ₹1000 1। अगर वो कहेगा कि 1% पर माइल, मतलब वही है कि 1000 रुपये में से 1%, 1 रुपया, 1000 में से 1000 रुपीज़ में से 1 रुपया। पर माइल की बात करेगा तो 1000 आउट ऑफ 100। अगर परसेंट की बात करेगा, अगर पर माइल की बात करेगा तो आउट ऑफ 1000। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, हम वैल्यू डेट के बारे में पढ़ेंगे। हम वैल्यू डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, मतलब क्या होती है ये, द डेट ऑन विच ए पेमेंट ऑफ फंड्स और एंटिटी टू एन अकाउंट बिकम्स एक्चुअली इफेक्टिव। मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक्सचेंज के थ्रू या किसी ब्रोकर के थ्रू जो है या किसी कहीं पे भी जो है ओवर द काउंटर OTC की मैं बात करूँ, कहीं पे भी डील हुई है, डील तो हो गई। अब मान लो 5 मार्च को डील हुई, या इसको मैं दूसरी भाषा में जानूँगा कि कोई USA से, ठीक है, USA से पैसा भेजा है, ठीक है, और इंडिया में पैसा आया, मान लो $100 आया। ठीक है, $100 अब यहाँ पे इंडिया में आए हैं और ये क्रेडिट हो गए रुपीज़ में। जिस दिन ये डील फाइनल होगी, जिस दिन ये डील फाइनल होगी, जिस दिन ये रुपये में क्रेडिट होगा, उसको वैल्यू डेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल से समझिए, अगर आपके ओवर द काउंटर जो है 5 अक्टूबर को होता है और पैसे सेटलमेंट जो है, सेटलमेंट डेट को भी वैल्यू डेट बोलते हैं। ठीक है, द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड इज नोन। मान लो 5 तारीख को किसी ने USA से पैसा भेज दिया है, ठीक है, इंडिया में पैसा भेज दिया। अब ये जाके इंडिया में इंडियन को अगर किसी USA से पैसा आया है और इंडियन को वो 5 की बजाय 8 अक्टूबर को मिला है, तो 8 अक्टूबर को ही हम वैल्यू डेट बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? मैं दोबारा बता देता हूँ, USA से वैल्यू डेट के बारे में बता रहा हूँ कि USA से किसी ने 5 अक्टूबर को आपको पास पैसे भेजे, ठीक है, इंडिया में। अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में जो भी पर्सन है उसको 8 अक्टूबर को पैसा मिलता है, तो 8 अक्टूबर को वो पैसा, जिस दिन उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, उसको सेटलमेंट डेट या फिर वैल्यू डेट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी कि वैल्यू डेट क्या होती है। जिस दिन एक्चुअली इफेक्टिव, जिस दिन इफेक्टिव होता है, मतलब जिस दिन जो है पैसा मिल जाता है, जो ट्रांजेक्शन हुई है वो कंप्लीट होती है, उस डेट को ही हम वैल्यू डेट हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये पेपर में बार बार पूछता है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज। एक्सचेंज में आर्बिट्रेज क्या होती है, सिमिलटेनियसली बाइंग एंड सेलिंग
ऑफ ए कमोडिटी इन टू और मोर मार्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ टेम्परेरी। मैं इसको आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए एक यूएसडी का रेट चेन्नई में 50 रुपये चल रहा है और सेम रेट जो है दिल्ली में दूसरे सेंटर में 51 रुपये चल रहा है। तो स्पेकुलेटर क्या करते हैं, जो भी ट्रेडर होते हैं वो 50 रुपये में बाय कर लेंगे यूएसडी का चेन्नई में और 51 रुपये में सेल कर देंगे। तो डिफरेंस कितना होगा, 1 रुपये। अब क्या करेंगे, जैसे ही इनके रेट क्या होगा मार्केट में, अगर इनका गैप कम होता है, जैसे 50 पैसे इनका गैप रहेगा, अभी तो एक रुपया गैप है, मान लो 50 रह जाता है इन दोनों गैप, ये बढ़ के 50 रुपये 50 पैसे हो जाता है, ये बढ़ के जो है 51 रुपये ही रह जाता है हमारी चांस। ठीक है, तो गैप कितना रहेगा, 50 पैसे। तो ये जो साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए कमोडिटी इन टू और मोर मार्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ टेम्परेरी डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब क्या हुआ, पहले गैप 1 रुपये था, 50 पैसे रह गया, तो 50 पैसे उसको प्रॉफिट हो गया ना। ठीक है, तो इसी तरह जो है आर्बिट्रेज एक्सचेंज में होती है। जैसे मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई पर्सन मान लो ये चेन्नई में बैठा है, ठीक है, चेन्नई में बैठा है, एक पर्सन दिल्ली में बैठा है। इसने क्या किया, यहाँ पे 50 रुपये में डॉलर बाय कर लिए 100 और यहाँ पे 51 रुपये में सेल कर दी। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद ये जो है 50 रुपये 50 पैसे का हो गया और ये 51 रुपये 10 पैसे का। ठीक है, अब गैप कितना रह गया, 0.6 यानी कि 60 पैसे का। तो 60 पैसे इसने, पहले गैप था 1 रुपये का, तो 40 पैसे प्रॉफिट हो गया ना। तो यही इसमें बताया गया कि सेलिंग ऑफ ए कमोडिटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए कमोडिटी इन टू और मोर मार्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ टेम्परेरी डिस्क्रिपेंसी इन प्राइस, मतलब प्राइस की फ्लक्चुएशन में दो लेग्स में, मान लो बाय और सेल करके दो अलग अलग मार्केट में पोजीशन लेने के बाद जो उसके प्राइस गैप में जो डिफरेंस होता है, जिससे उससे जो है प्रॉफिट होता है, उसी को हम आर्बिट्रेज बोलते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेज कंसिस्ट ऑफ ऑफ द परचेज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर इन वन सेंटर। वही मैंने बताया कि एक आपने चेन्नई सेंटर पे की है, एक दिल्ली पे, एक से ज़्यादा की है, तो अकम्पनीड बाय ऑलमोस्ट इमीडिएट रीसेल अगेंस्ट द सेम करेंसी इन अनदर सेंटर। मतलब वही मैंने बताया, चेन्नई में बाय कर दी, दिल्ली में सेल कर दी, तो उसको और इन ऑपरेशन कंडक्ट थ्रू 3 और मोर सेंटर्स एंड इन्वॉल्विंग सर्वल करेंसीज। ये ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बिटवीन 2 सेंटर्स ओनली इज नोन एज सिंपल डायरेक्ट आर्बिट्रेज। मतलब अगर एक या दो, मतलब 2 सेंटर हैं, चेन्नई मैंने बताया आपको और एक दिल्ली बताया, तो इसको सिंपल और डायरेक्ट आर्बिट्रेज बोलते हैं। मतलब ये सिंपल डायरेक्ट आर्बिट्रेज होता है। एक सेंटर में आपने यहाँ पे एक सेंटर हो गया, ये दूसरा सेंटर हो गया, मतलब सिटी की अलग अलग बात हो रही, दिल्ली हो गया, ये चेन्नई हो गया, यहाँ पे बाय करा, यहाँ सेल किया, तो इसको सिंपल एंड डायरेक्ट आर्बिट्रेज बोलते हैं। वेयर एडिशनल सेंटर्स आर इन्वॉल्व द ऑपरेशन नोन एज कंपाउंड और 3। मान लो आप तीसरा भी कोई सेंटर हो गया, यहाँ पे आपने यूरो लिए, परचेज किए, यहाँ पे यूएसडी सेल कर दी। अब तीसरे सेंटर पे क्या करा आपने, मान लो ये दिल्ली था, ये चेन्नई था, अब जयपुर में आपने क्या करा, जयपुर में आपने पाउंड बाय कर ली दोबारा। तो इन तीनों का हैजिंग और आर्बिट्रेज लगभग सेम होती है। तो आर्बिट्रेज में क्या होता है, पर आर्बिट्रेज में प्राइस मूवमेंट से जो फ्लक्चुएशन होती है, जो गैप फील होता है, जो गैप का कम या ज़्यादा होने से जो प्रॉफिट होता है, उसको हम बोलते हैं। तो अगर एक 2 सेंटरों पे है तो उसको सिंपल और डायरेक्ट आर्बिट्रेज बोलते हैं। अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा है, 3 पे है तो कंपाउंड बोलते हैं, अगर 4 पे है तो 4 बोलते हैं, 4 सेंटर। ठीक है, 4 आर्बिट्रेज। तो इस प्रकार से आर्बिट्रेज के 2-3 हैं। आर्बिट्रेज होता क्या है, मैंने आपको बताया। आर्बिट्रेज अगर एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे बाय और सेल किया जाता है और उसके प्राइस के जो प्राइस में जो मूवमेंट होती है, उससे जो गैप कम ज़्यादा होता है, उसके द्वारा जो प्रॉफिट होता है, उसको आर्बिट्रेज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया, आपको मैंने बताया कि 2 सेंटरों पे होता है तो सिंपल और डायरेक्टिव बोलते हैं उसको, सिंपल और डायरेक्ट आर्बिट्रेज बोलते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा 3 पे होता है तो कंपाउंड बोलते हैं, 3 पॉइंट। अगर 4 सेंटर इन्वॉल्व होते हैं तो 4 पॉइंट, 5 होते हैं तो 5 पॉइंट। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे इसमें हम। अब कुछ हम इसमें टर्मिनल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं धीरे धीरे जो है बीएफएम को कवर कर रहा हूँ। अभी जो सीआईबी का बीएफएम का सेकंड पेपर है, उसको कवर कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं सभी पेपर्स पे वर्क करूँगा। ठीक है, और आने वाले टाइम में सिलेबस भी चेंज हो रहा है, तो धीरे धीरे मैं पहले बीएफएम, फिर एबीएम, और फिर इन दो को छोड़ के फिर मैं तीसरे पेपर की बात भी करूँगा, और फिर मैं धीरे धीरे जीआईबी पर भी वर्क करूँगा आपके लिए।
तो मुझे टाइम लग रहा है, मेरे को टाइम कम मिलता है, तो धीरे धीरे मैं जो है सारी सॉल्यूशन विद केस स्टडी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। टर्मिनल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में धीरे धीरे मैं सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। हम टर्मिनल क्वेश्चन की बात करेंगे कि टर्मिनल क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, द मेन फैक्टर्स इफेक्टिंग एक्सचेंज रेट आर टेक्निकल। पूछा गया है कि जो मेन फैक्टर हैं एक्सचेंज रेट को, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि कौन कौन से फैक्टर जो है एक्सचेंज रेट को मतलब इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला बताया था मैंने टेक्निकल, दूसरा बताया था आपको फंडामेंटल और तीसरा बताया था मैंने आपको स्पेकुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा बताया था मैंने आपको स्पेकुलेशन। तो पहला बताया था टेक्निकल, दूसरा बताया था फंडामेंटल और तीसरा बताया था स्पेकुलेशन। पेपर में कुछ नहीं है, पेपर में सीधा ऐसे ही दिया होगा सेम क्वेश्चन कि इनमें से बताइए कि कौन सा फैक्टर जो है वो नहीं करता है। तो टेक्निकल दिया होगा, फंडामेंटल दिया होगा, स्पेकुलेशन दिया होगा, चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा ठाके, मान लो कुछ भी दे देगा, आर्बिट्रेज बोल दिया, तो आर्बिट्रेज थोड़ी ना पर उसको इफेक्ट करता है। तो आपने आंसर लगाना है। आप पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है इफेक्ट नहीं करता एक्सचेंज रेट को, टेक्निकल बताओ, फंडामेंटल बताओ, स्पेकुलेशन बताओ या फिर आर्बिट्रेज बताओ, तो आपने आर्बिट्रेज को ठीक करना है। तो सिंपल से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद ये मैं लिख देता हूँ यहाँ फंडामेंटल और स्पेकुलेशन। अब उसके बाद बात करता है, इन ए स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट ऑफ फंड टेक्स प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डेज। ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं बोलूँगा सिर्फ, आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर नोट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया, इन ए स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट ऑफ फंड टेक प्लेस ऑन सेकंड डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ द करेंसी इज, थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ द करेंसी इज कॉस्टलियर इज फॉरवर्ड इट इज सेड टू बी एट। मतलब अगर फॉरवर्ड में कॉस्टलियर है, मतलब स्पॉट रेट से ज़्यादा रेट है, फॉरवर्ड रेट अगर देख रहे हैं हम, उसमें जो है स्पॉट रेट से ज़्यादा चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीमियम और डिस्काउंट के दो कंसेप्ट बताए थे। तो अगर फॉरवर्ड रेट को स्पॉट रेट से ज़्यादा है, फॉरवर्ड रेट क्या होता है, स्पॉट में या तो प्रीमियम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं डिस्काउंट को। तो ये क्या होगा, अगर कॉस्टलियर होगा फॉरवर्ड में तो क्या होगा, प्रीमियम होगा ना। तो ये कमेंट सेक्शन में आपने मेरे को आंसर बताने हैं, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताऊँ, फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, इफ़ द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द करेंसी इज चीपर। मैंने बताया था थर्ड क्वेश्चन में कि अगर कॉस्टलियर है, अगर चीपर है तो इज सेट टू बी डिस्काउंट, तो इसको डिस्काउंट बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड्स इज नोन एज। वही मैंने जो आपको बताया था कि जिस दिन सेटलमेंट होती है, एक्चुअल में जिस दिन इफेक्टिव रेट आते हैं, जिस दिन इफेक्ट में आता है, मान लो यूएसए से कोई डॉलर चला और वो इंडिया में पहुंचा 2 दिन बाद इंडियन को, किसी को इंडिया में पैसा मिला, तो उसको इफेक्टिव डेट बोलेंगे या सेटलमेंट डेट बोलेंगे या फिर वैल्यू डेट बोलेंगे। ठीक है, उसको वैल्यू डेट बोलते हैं। 6th क्वेश्चन पढ़ेंगे, द रेट एट विच द कोटिंग पार्टी इज रेडी टू बाय द करेंसीज। मैंने आपको बिड और ऑफर का कंसेप्ट समझाया था कि बिड को बाय बोलते हैं, बाय रेट, और ऑफर को सेल रेट बोलते हैं। तो द रेट एट विच द कोटिंग पार्टी इज रेडी टू बाय द करेंसी, रेडी क्या करेगी, बाय रेट पे करेगी ना। बाय रेट को क्या बोलते हैं, बिड रेट बोलते हैं। तो सिंपल आपको मैंने बता दिया। अब मैं फटाफट इसमें बताता हूँ कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया। मैंने आपको क्रॉस रेट के बारे में बताया कि अगर डायरेक्ट रेट आपको अवेलेबल नहीं हो तो, और इनडायरेक्ट कोड दिए हुए तो आप कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। क्रॉस रेट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस रेट्स। क्रॉस रेट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पूरा 5 नंबर की केस स्टडी घूमती है जो पेपर में आती है। पूरे 5 नंबर की केस स्टडी इस चैप्टर से आएगी, जो मैं कराऊंगा आपको। जैसा अभी फरवरी 2022 में और सितंबर 2021 में और लास्ट के जो दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि क्या क्या इसमें पूछा गया था। और दिसंबर 2019 में भी सेम, मतलब लगातार 4-5 बार जो है पेपर में केस स्टडी आ गई है क्रॉस रेट, मतलब इस चैप्टर से एक्सचेंज रेट से जो है पूरा एक 5 नंबर का टॉपिक पूछता है। तो मैं आपको बताऊंगा।
आगे हमने बताया था कि एग्जांपल के द्वारा बताया था कि क्रॉस रेट अगर पाउंड और INR का अगर पता करना है तो हमें कैसे कैसे देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कैसे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया था कि USD INR दिया हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन का USD के साथ रेट दिया हुआ है, तो हमें पाउंड का रुपीज़ के साथ रेट पता करना है। तो मैंने आपको समझाया था कि कैसे इसको हम USD और INR को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो USD से USD कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ये, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी बाय रेट की, ये इसके बाय रेट से हो जाएगी, सेल रेट का सेल रेट से, जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई करके 76.96 रुपीज़ आ जाएगा। 77 मतलब 1 पाउंड अगर आपको खरीदना है तो 76.96 देने पड़ेंगे, और यहाँ पे 77 रुपये 2 पैसे आपको पेड करना पड़ेगा। तो क्रॉस रेट के ऊपर मैं अलग से आपको एक केस स्टडी के क्वेश्चन जो है विद एग्जांपल आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो प्लीज़ मेरी वो वीडियो वॉच कीजिए, थोड़े दिनों में जो आपको मिल जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फ़िक्स और फ्लोटिंग रेट क्या होता है। फ़िक्स और जैसे फ़िक्स कर देता कोई मॉनेटरी अथॉरिटी, जैसे RBI फिक्स कर देगा कि USD जो है आपको 50 रुपये में मिलेगा और प्लस आपको इतना कमीशन इस पर मिलेगा। बैंक को बोल देगा कि 50 रुपये तो रेट है, प्लस आप 1 रुपये इसका कमीशन लीजिए, तो 51 रुपये में फिक्स कर देते हैं। उसके बाद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होते हैं कि वो मनी और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई पे उसका रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। मान लो USD 50 रुपये चल रहा है, अब उसको खड़े मान लो अभी 100 लोग उसको लेने के लिए खड़े हुए हैं, और थोड़ी देर बाद क्या होता है 1000 लोग उसको डिमांड कर रहे हैं। डिमांड बढ़ेगी तो क्या करेगा, कोई कहेगा मेरे को 51 रुपये में दीजिए, कोई कहेगा 55 रुपये में, तो उसकी डिमांड बढ़ी ना, तो रेट बढ़ा। अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक एग्जाम्पल की और बात समझिए सप्लाई के ऊपर। अगर 50 रुपये में कोई डॉलर मिल रहा है और बेचने वाले उसमें 100 लोग की बजाय 1000 लोग आ जाते, पहले 100 थे अब 1000 हो गए, तो अब क्या होगा, बायर अगर 50 थे अभी बायर 50 ही हैं, तो सेलर पहले 100 थे अभी 1000 हो गए, तो क्या होगा, ये हर कहेगा ना मेरा डॉलर लीजिए, वो ये 50 कहेगा, अब एक बंदा इसमें से कहेगा 49 में लीजिए ना, तो रेट डाउन होगा। तो सप्लाई एंड डिमांड पर जो रेट फ्लक्चुएट होते हैं, डिसाइड होते हैं, उसको ही हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। मतलब मार्केट रेट के हिसाब से जो कम या ज़्यादा होंगे उसे फ्लोट रेट बोलेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ल्ड में कब फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज जो है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है ले लिया गया, ये 1973 में, और इंडिया में 1993 में जो है लागू किया गया। बिड और ऑफर रेट मैंने बता दिया कि जो बाय रेट होता है उसी को बिड और रेट बोलते हैं, सेलिंग रेट को ही ऑफर रेट बोलते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें 48 रुपये 10 पैसे बाय रेट हो गया, और इसी ये ऑफर रेट हो गया 48 रुपये 11 पैसे, तो हमने मैं बताया। उसके बाद हमने पढ़ा परसेंट और पर माइल क्या होता है। परसेंट माइल क्या होता है कि ए परसेंटेज ए प्रोपोर्शन पर 100, मतलब वहाँ 1% क्या हो गया, 1 इज़ आउट ऑफ 100, मतलब 100 का एक हिस्सा। अगर मैं 6% की बात करूँ तो 6 आउट ऑफ 100, मतलब 6 आउट ऑफ 100, तो 100 का छठा हिस्सा इसको बोलेंगे। अगर मैं पर माइल की बात करूँ तो पर 1000 की बात करेगा। मान लो 10% कहता है तो 1000 का 10th मतलब 10वां हिस्सा, हिंदी में अगर हम बोलें तो 10वां हिस्सा बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। वैल्यू डेट बता दी कि जिस दिन रेट इफेक्टिव होता है, मतलब जो डील इफेक्टिव होती है उसको हम सेटलमेंट डेट या वैल्यू डेट भी बोलते हैं। सेटलमेंट डेट को ही वैल्यू डेट बोलते हैं। आर्बिट्रेज कैसे करते हैं कि एक मार्केट में एक मार्केट में बाय और दूसरी मार्केट में सेल, जो उसके रेट में फ्लक्चुएशन या गैप में जो कम या ज़्यादा से जो हमें प्रॉफिट होता है उसको आर्बिट्रेज बोलते हैं। अगर एक सेंटर पे है तो सिंपल, 2 सेंटर पे है तो सिंपल और डायरेक्ट आर्बिट्रेज होगी। अगर 3 में होगी तो 3 पॉइंट आर्बिट्रेज बोलेंगे। अगर 4 में होगी तो 4.5 में होगी। तो उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन कराए, टर्मिनल क्वेश्चन जो है अलग अलग कि कौन कौन से फैक्टर करते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल और स्पेकुलेशन। इन स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, अगर स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कब लेगा उसका, सेकंड मैंने बताया आपको। करेंसी कॉस्टलियर होगी तो प्रीमियम कैलकुलेट होगा, फिर तो प्रीमियम बोलेंगे उसको। अगर चीपर होगी तो हम उसको बोलेंगे डिस्काउंट पे है रेट। द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड इज नोन, इसको ही हम वैल्यू डेट बोलते हैं। सेटलमेंट डेट को ही हम वैल्यू डेट बोलते हैं। द रेशो विच कोटिंग पार्टी इज रेडी टू बाय, अगर रेडी है तो बाय रेट होगा, बाय रेट होगा तो बीट रेट भी उसको बोलेंगे, या तो बाय रेट बोलेंगे या बीट रेट बोलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल CIB एक्सपर्ट को
आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धीरे धीरे मैं आपके साथ जो है पूरा के BFM जो है इस महीने तक कवर कर लूँगा विद केस स्टडी, विद लेटेस्ट मटेरियल। थैंक यू फ्रेंड्स।